ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फोर्थ लेक्चर। 3 लेक्चर ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की हिस्ट्री और इंट्रोडक्शन देखा था। सेकेंड लेक्चर में से हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देखना स्टार्ट किया। तो सेकेंड लेक्चर में हम लोग पेटेंट देखा। फिर थर्ड लेक्चर में हम लोगों ने कॉपीराइट एंड रिलेटेड राइट्स देखा। अब जो फोर्थ लेक्चर है इसमें हम लोग ट्रेडमार्क ये देखेंगे। ट्रेड मार्क, ठीक है। तो ऑब्वियस है ट्रेडमार्क, ये आप लोग यहाँ पिक्चर देख सकते हैं। जैसे कि गूगल का ट्रेडमार्क क्या है, नोकिया, IBM, याहू। तो इसी को हम लोग ट्रेडमार्क बोलते हैं। एक मार्क, चिन्ह रहना चाहिए, सिंबल रहना चाहिए। तो ट्रेडमार्क होता क्या है, इसका सिंबल इस तरह से लिखते हैं TM। ये भी हम लोग देखेंगे आगे, ये TM दे करके सर्कल करना को क्या बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले ट्रेडमार्क के डेफिनेशन पे आते हैं। ट्रेडमार्क इज़ ए यूनिक symbol, तो यूनिक सिंबल है विच इज़ कैपेबल ऑफ आइडेंटिफाइंग एज वेल एज डिफ्रेंशिएटिंग प्रोडक्ट और सर्विस ऑफ वन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम दोज ऑफ अदर। तो अगर दो ऑर्गेनाइजेशन है तो आप उसके ट्रेडमार्क को देख करके डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो ट्रेड यूनिक सिंबल होता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी का एक यूनिक सिंबल होगा। और तो ये डेफिनेशन ट्रेडमार्क का इन जनरल टर्म्स में। और यहाँ पे ट्रेड में तो आपको समझ में आ ही रहा है, प्रोडक्ट है तो उसका ट्रेड वगैरह होगा। मार्क इसमें क्या है, तो मार्क जो है वो स्टैंड करता है साइन, डिज़ाइन, फ्रेज, स्लोगन, सिंबल, नेम। तो ये मार्क जो है कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ साइन ही होना चाहिए, दैट कुड बी ए फ्रेज ऑल्सो। और एक स्लोगन भी हो सकता है वो मार्क। ट्रेडमार्क एज ए स्लोगन भी हो सकता है, सिंबल भी हो सकता है, ट्रेडमार्क एज ए नेम भी हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं, आते हैं ट्रेडमार्क अगर चाहिए आपको अपने प्रोडक्ट के लिए तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टू बी लीगली क्लासिफाइड एज ट्रेडमार्क, सबसे पहला पॉइंट तो डिस्टिंक्टिवनेस रहना चाहिए। मतलब कि गुड्स एंड सर्विसेज मस्ट बी कैपेबल ऑफ आइडेंटिफाइंग द सोर्स ऑफ गुड और सर्विसेज इन टारगेट मार्केट। डिस्टिंक्टिवनेस मतलब क्या कि जैसे कि अगर कोई प्रोडक्ट हम लोगों ने मार्केट में है, अगर उसका ट्रेडमार्क जो है इस तरह से रहना चाहिए कि वो अलग सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट जो है वो उससे डिस्टिंक्ट करना चाहिए। तो ट्रेडमार्क देख के, दो ट्रेडमार्क देख करके ये पता चल जाना चाहिए कि ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता है, ये डिफरेंट कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता है। तो इसका मतलब हुआ डिस्टिंग्विशनेस, मतलब ये हो गया। डिस्क्रिप्टिवनेस, दूसरा पॉइंट ये है डिस्क्रिप्टिवनेस। तो द ट्रेडमार्क शुड नॉट बी डिस्क्राइबिंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ कंसर्न गुड्स और सर्विसेज। सो ट्रेडमार्क जो है वो ऐसा नहीं कि जो गुड्स हम लोग यूज कर रहे हैं या जो गुड्स या सर्विसेज उससे रिलेटेड है वो डायरेक्टली ट्रेडमार्क हम ऐसा ले लिए जो उसको डिस्क्राइब कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो डिस्क्रिप्टिव मार्क, जो मार्क डिस्क्रिप्टिव मार्क अनलाइकली टू बी प्रोटेक्टेड अंडर ट्रेडमार्क। सो अगर ऐसा हम मार्क ले लिए जो कि खुद ब खुद प्रोडक्ट को ही डिस्क्राइब कर रहा है, जैसे कि एप्पल, अगर हम, मेरा कोई कंपनी है एप्पल से रिलेटेड, सेब बेच रहे हैं उससे रिलेटेड है, तो हम डायरेक्ट एप्पल ही उसको ट्रेडमार्क एज ए ट्रेडमार्क यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आप देखिए एक डिस्क्रिप्टिव वर्ड जो होता है वो रजिस्टर किया जा सकता है। डिस्क्रिप्टिव वर्ड जैसे कि अब एप्पल कंपनी है मेरा, वो मान लीजिए कि दूसरे फ्रूट ले लेते हैं, जैसे पपाया एक है कंपनी जिसमें कि अब हम ट्रेडमार्क जो है पपाया ही दे दिए, तो डैट वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज ए ट्रेडमार्क। वो आप अगर उसको रजिस्टर करने जाइएगा तो वो नहीं होगा, ठीक। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक IT कंपनी है जिसका कि नाम एप्पल है, ट्रेडमार्क जो है एप्पल है, तो उस टाइप को हम लोग ले सकते हैं, उस टाइप के डिस्क्रिप्टिव वर्ड को एज ए ट्रेडमार्क कंसिडर किया सकता है। तो डिस्क्रिप्टिवनेस दूसरा क्राइटेरिया है। तीसरा क्या है, सिमिलैरिटी टू द प्रायर मार्क्स। तो इसका मतलब क्या है कि मार्क शुड बी यूनिक एंड शुड नॉट हैव सिमिलैरिटी टू द एग्जिस्टिंग मार्क्स। तो जो भी आपका ट्रेडमार्क होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए और
पहले जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ट्रेडमार्क है उससे अलग होना चाहिए, सिमिलर नहीं होना चाहिए। तो ये 3 क्राइटेरिया है, डिस्टिंग्विशनेस, डिस्क्रिप्टिवनेस, सिमिलैरिटी टू अदर प्रायोर मार्क, उससे डिफरेंट होना चाहिए, ये थर्ड पॉइंट जो है। फिर एक्ट्स एंड लॉ क्या है रिगार्डिंग ट्रेडमार्क, तो ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी कवर किया था। ट्रेडमार्क आर गवर्न अंडर ट्रेडमार्क एक्ट 99, ठीक है। जो भी रूल्स रेगुलेशन लॉज वगैरह आएंगे वो कहाँ से गवर्न होंगे, तो ट्रेडमार्क एक्ट 1999, और रूल्स आर गवर्न बाय ट्रेडमार्क रूल 2002, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में भी किया था। उसके बाद एक और पॉइंट है द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मैटर्स pertaining to trademark is carried out by office of CGD PDTM गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो भी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मैटर्स कोई भी आएगा तो वो किसके द्वारा कैरिड आउट होगा, तो CGD PDTM गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अब कुछ सिंबल है ट्रेडमार्क, उसको हम लोग समझते हैं। जैसे कि अगर ये सिंबल है TM सर्कल, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स दैट ट्रेडमार्क इज़ अनरजिस्टर्ड। अगर किसी प्रोडक्ट में इस टाइप का या किसी सर्विसेज में इस टाइप के ट्रेडमार्क सिंबल दिया हुआ TM दे करके सर्कल किया हुआ है, तो डैट मीन्स कि वो ट्रेडमार्क अनरजिस्टर्ड है। द मार्क कैन बी यूज्ड फॉर प्रोमोटिंग द गुड्स ऑफ कंपनी, और ऐसा मार्क दिया हुआ है तो डैट मीन्स कि वो अनरजिस्टर्ड है और वो जो है कैन बी प्रोमोटिंग द गुड्स फॉर कंपनी, कैन बी यूज फॉर प्रोमोटिंग द गुड्स फॉर कंपनी। और SM दे के अगर सर्किल दिया हुआ है तो रिप्रेजेंट्स द ट्रेडमार्क इज अनरजिस्टर्ड, इस केस में भी अनरजिस्टर्ड। द मार्क कैन बी यूज फॉर प्रोमोटिंग ब्रांड सर्विसेज, फर्स्ट में गुड्स, दूसरे में ब्रांड सर्विसेज प्रमोट करने के लिए। और अगर R दे के सर्कल दिया हुआ है तो रिप्रेजेंट्स रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, तो ये क्या हो गया, ये आपका रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हो जाएगा अगर R दे करके सर्कल किया हुआ है। तो द एप्लीकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क इज इट्स लीगल ऑनर, तो जो भी है अगर इस टाइप का सिंबल है दैट मीन्स कि वो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, ठीक है। R देखे सर्कल। क्लासिफिकेशंस ऑफ ट्रेडमार्क, गुड एंड सर्विसेज अंडर ट्रेडमार्क आर क्लासिफाइड एज पर नाइस एग्रीमेंट 1957 एडमिनिस्ट्रेटेड बाय WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज अंडर ट्रेडमार्क जो है वो क्लासिफाइड है एज पर नाइस एग्रीमेंट 1957, ये ध्यान में रखना है, नाइस एग्रीमेंट 1957, इसके अंडर ही क्लासिफिकेशन है ट्रेडमार्क्स के। टोटल नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन कितने हैं, 145 क्लासेस है ट्रेडमार्क क्लासिफिकेशन को, 45 क्लासेस में बांटा गया है। 34 आर फॉर गुड एंड 11 फॉर द है वो सर्विसेज है। और ये टोटल ऑफ 149 कंट्रीज आर यूजिंग द सेम ट्रेडमार्क क्लासिफिकेशन। तो ये जो नाइस एग्रीमेंट 1957 है, इस तरह बोल सकते हैं कि 149 जो है कंट्रीज वो यूज कर रही है, और तो 45 है उसमें से 34 गुड्स, 11 जो है वो सर्विसेज के लिए। अब ये टोटल 45 करना नहीं है, एक क्लास 1 याद रख लीजिए कि क्लास 1 के अंडर जो है किस टाइप के ट्रेडमार्क्स आ जाएंगे। तो केमिकल्स यूज इन इंडस्ट्री, साइंस एंड फोटोग्राफी, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और भी बहुत सारी चीज़ थे। क्लास 45 में अब किस टाइप का क्लासिफिकेशन है, फॉर लीगल सर्विसेज के लिए ट्रेडमार्क और सिक्योरिटी सर्विसेज और भी बहुत सारे इस टाइप के ही, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, 1 से लेकर 45 तक उतना पॉसिबल नहीं है याद रखना। और एक पॉइंट है रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क इज नॉट कंपलसरी, ठीक है। आप अनरजिस्टर्ड होकर के भी जो इस तरह का मार्क लगा दीजिए TM या SM, ठीक। अगर रजिस्टर कर लिए तो डैट मीन्स कि ये R। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क इज नॉट कंपलसरी ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग वैलिडिटी ऑफ ट्रेडमार्क। वैलिडिटी क्या होता है ट्रेडमार्क का, कितने दिन तक होता है। इंडिया में देखते हैं ए रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क इज़ वैलिड फॉर 10 ईयर्स, 10 ईयर्स तक वैलिडिटी है, और उसके बाद से फिर से उसको रिन्यू करना पड़ता है। तो रिन्यू करने के लिए आपको 1 साल पहले ही ये फॉर्म भरना पड़ेगा, कौन सा ये फॉर्म TMR। द renewal request is to fill in the form TMR within 1 year before the expiry of last registration of
मार्क, ठीक है। तो ये याद रखना है कि ट्रेडमार्क का जो वैलिडिटी होता है वो इंडिया में 10 ईयर का है। अब जैसे कि देखिए ये कुछ कुछ मार्क है, जैसे कि एप्पल, और ये एप्पल जो है किस कंपनी से है, तो आईटी कंपनी है। अब इसका टाइप ऑफ मार्क देखिए क्या है, टाइप ऑफ ट्रेड मार्क एक तरह से बोल सकते हैं, एक तरह से मार्क क्या है, डिस्टिंक्टिव जनरल वर्ड। अब जैसे कि देखिए एप्पल तो फ्रूट्स का नाम है, बट कंपनी कौन सा है, आईटी, तो डिस्टिंक्टिव जनरल वर्ड। उसी तरह से एक और लीजिए, जैसे कि ये नंबर मार्क है इसका 4711, और ये परफ्यूम कंपनी है। उसी तरह से एक स्लोगन देखिए, स्लोगन है और इसका मार्क क्या है, ड्रिंक इट टू बिलीव इट, तो ये इसका ट्रेड मार्क है, और ये कंपनी कौन सी है, सॉफ्ट ड्रिंक। तो इसी तरह से कुछ कुछ है। अब प्रोसेस क्या है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का, ट्रेडमार्क आप किसी गुड्स एंड सर्विसेज का आप कैसे उसका रजिस्ट्रेशन करिए, क्या प्रोसेस है, तो उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, ऊपर ऊपर देखेंगे। तो बिफोर अप्लाइंग द एप्लीकेंट नीड टू कंडक्ट ए प्रायर आर्ट सर्च। तो जैसे कि अगर आप ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक सर्च करना होगा कि कहीं वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग तो नहीं है, कहीं हम मेरे पास ऐसा ट्रेडमार्क तो हम नहीं करा रहे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, बाद में फिर उसको हमको रिजेक्ट हो गया या आगे चल के फर्दर लीगल इशूज़ आ गए। तो अब बहुत सारे पोर्टल्स दिए हुए हैं, जैसे कि पब्लिक सर्च फॉर ट्रेडमार्क बाय CGD PDTM। तो यहाँ पे जाकर के आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी जो है जो भी ट्रेडमार्क है, कौन कौन से ट्रेडमार्क अवेलेबल है, उसका से WIPO ग्लोबल ब्रांड डाटाबेस, इसमें भी आप जा करके सर्च कर सकते हैं, तो URL दिया हुआ। उसका से ट्रेडमार्क इलेक्ट्रॉनिक सर्च, तो ये प्रायर सर्च के लिए डाटाबेस है, एक तरह से सर्च इंजन है, डाटाबेस है, वेयर यू कैन गो एंड सर्च वट एवर द ट्रेडमार्क वी हैव ऑलरेडी, सो डैट जो है आपका ट्रेडमार्क जो है वो यूनिक हो। अगर आपने एक बार वो सारी सर्च कर लिए, प्रायर सर्च कर लिए, फॉर रजिस्ट्रेशन फिल एप्लीकेशन फॉर्म, तो कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, TMA, ट्रेडमार्क ए फॉर एप्लीकेशन, साइंड एन एप्लीकेशन जब फॉर्म फिल कर दिए, सबमिट कर दिए, तो आपको एक एप्लीकेशन नंबर असाइंड हो जाएगा। एप्लीकेशन इस एग्जामिन होगा, उसके बाद से स्क्रूटनीज होगा, और प्रोफेशनल जो है वो एग्जामिन करेंगे जो भी आपने ट्रेडमार्क के लिए एप्लीकेशन फिल किया है। अगर ओके पाया गया तो उसको ऑफिशियल ट्रेडमार्क जर्नल में पब्लिश कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर ओके नहीं पाया गया तो उसको रेक्टिफिकेशन के लिए फिर से एक्नॉलेज कर दिया जाएगा एप्लीकेंट को, और पब्लिश होने के बाद ओके पाया गया, पब्लिश हो गया, और किसी ने इस चीज़ को ऑब्जेक्शनेबल पाया कि मे बी वो मेरा ट्रेडमार्क यूज कर रहा है, कोई अदर कंपनी का ट्रेडमार्क यूज कर रहा है जो कि सिमिलरिटी है मेरे ट्रेडमार्क से, तो उसमें क्या है कि अपॉर्चुनिटी टू फाइल ऑब्जेक्शन विद इन 90 डेज। तो जिस दिन पब्लिश हुआ है तो आप 90 डेज के अंदर जो है ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं, ठीक है। और सब चीज़ अगर सही रहा, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं आया, सक्सेसफुल होने के बाद ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इज इशूड, जो एप्लीकेंट को है वो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वो मिल जाता है। अब कुछ कुछ क्वेश्चन है, डाउट्स हैं जो कि क्वेश्चंस एज ए क्वेश्चन के रूप में, कैन एनी correction be made in application or register? Yes, the rectification are possible, but the applicant has to ensure that the correction made in trademark do not alter its identity significantly। तो अगर ट्रेडमार्क में आपको रेक्टिफिकेशन वगैरह चाहिए तो वो पॉसिबल है। कैन ट्रेडमार्क बी रिमूव्ड फ्रॉम द रजिस्टर, कैन इट रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क be removed from the register? Yes, it can be removed। किन केसेस में रिमूव्ड हो सकते हैं, ऑलरेडी अगर ट्रेडमार्क आपका रजिस्टर्ड हो गया है तो वो रिमूव होने के क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं। तो ट्रेडमार्क वे आर रजिस्टर्ड विदाउट एनी बोनाफाइड इंटेंशन ऑफ यूजिंग इट, फालतू का ले लिए और उसका कोई यूज नहीं कर रहे, तो उस केस में वो ट्रेडमार्क जो है उसको रिमूव कर सकता है उसका रजिस्ट्रेशन को। इफ़ द ट्रेडमार्क इज़ नॉट बीइंग यूज्ड for the continuous period of 5 years from the registration date or 3 months prior to filling the application for registration। अगर 5 साल तक ट्रेडमार्क आपने यूज नहीं किया तो डैट कंटिन्यूसली, तो डैट कैन बी अनरजिस्टर्ड, और रजिस्टर्ड जो है वो रिमूव हो सकता है। रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क वेयर डिसअलाउड बट इन एडवर्टली एग्जिस्टेड इन ऑफिशियल रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, register has the power to terminate the registered trademark on
सुओ मोटा बेसिस। अब ये सुओ मोटा बेसिस क्या है पता नहीं। तो ये सब सारे कंडीशंस है जिसके अंतर्गत जो है एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को भी जो है रिमूव किया जा सकता है, मतलब अनरजिस्टर्ड किया जा सकता है। अब एक चीज़ है, इज द साउंड और स्मेल रजिस्ट्रेबल एज ट्रेडमार्क। क्या हम साउंड और स्मेल को रजिस्टर कर सकते हैं एज ए ट्रेडमार्क के रूप में? तो यस, साउंड और स्मेल इज रजिस्ट्रेबल एज ट्रेडमार्क एज ए मार्क एज लॉन्ग एज इट इज डिस्टिंक्ट एंड कैन बी रिप्रोड्यूस्ड ग्राफिकली। ठीक है, द ट्रेडमार्क 4711 हैज़ बिन रजिस्टर्ड एज ए केमिकल फार्मूला। ठीक है, द साउंड कैन बी रजिस्टर्ड एज ए ट्रेडमार्क। साउंड को भी हम लोग एज ए ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड कर सकते हैं, प्रोवाइडेड इट कैन बी रिकॉर्डेड इन MP3 फॉर्मेट एंड डिपिक्टेड ग्राफिकली। वो ग्राफिकली डिपिक्ट भी होना चाहिए। ठीक है, सीकिंग ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन इन फॉरेन कंट्री। अगर फॉरेन कंट्रीज़ में आपको ट्रेडमार्क के लिए रजिस्टर करना है या उसके लिए अपने ट्रेडमार्क को दूसरे कंट्री में भी आप वहाँ प्रोटेक्शन चाहते हैं कि ये कोई यूज़ ना करे दूसरी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यूज़ WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैड्रिड सिस्टम। अब ये क्या है? थ्रू विच रजिस्ट्रेशन कैन बी फिल्ड इन मल्टीपल कंट्री। अगर आपको मल्टीपल कंट्री में अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर करना है तो WIPO हैव प्रोवाइडेड मैड्रिड सिस्टम, तो थ्रू विच यू कैन रजिस्टर ए ट्रेडमार्क इन मल्टीपल कंट्री। तो ये मैड्रिड सिस्टम, ये पता करना चाहिए क्या रोल है। इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड कन्वेंशंस, देयर इज ए प्रोविजन टू फाइल an international application for the trademark to seek protection in other convention countries. So the rules and regulation to file international application in convention countries are concluded under the following treaties and administrated by WPO. अब अदर कंट्रीज़ में भी चाहिए तो बहुत सारे हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेट करती है WPO। तो अब जैसे कि द मैड्रिड एग्रीमेंट फॉर इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ मार्क 1891, द नाइस एग्रीमेंट फॉर इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ गुड एंड सर्विसेज, द ट्रेडमार्क लॉ ट्रीटी, वियना एग्रीमेंट 1973। फेमस केस लॉ। अब एक फेमस केस है जो कि कोको कोला कंपनी और बिस्लरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के बीच हुआ था, ट्रेडमार्क से रिलेटेड है ये केस। तो क्या हुआ था कि ये माजा वर्ड का जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क था वो बिस्लरी ने करवा लिया था, बिस्लरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। फिर क्या हुआ, इसने ये जो ट्रेडमार्क माजा वर्ड का करवाया था इसने, तो ट्रांसफर द राइट्स टू, ये ट्रांसफ़र कर दिया राइट किसको? कोको कोला फॉर इंडियन टेरिटरी। मतलब कि कोको कोला को ये वर्ड जो जिसने बिस्लरी ने रजिस्टर कराया था, अब ये कोको कोला उसका यूज कर रहा था। तो कुछ एग्रीमेंट बना होगा बिस्लरी और कोको कोला के बीच में, तो उसने ये वर्ड जो ट्रेडमार्क किया था अब कोको कोला के पास आ गया और विद इन द इंडियन टेरिटरी। बट फिर क्या हुआ, 2008 में बिस्लरी जो है वो अप्लाई किया रजिस्ट्रेशन के लिए, रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क माजा। फिर सेम वर्ड के लिए उसने रजिस्ट्रेशन किया तुर्की में फॉर द माजा वर्ड एज ए ट्रेडमार्क। तो ये कोको कोला को अनएक्सेप्टेबल लगा, क्योंकि ऑलरेडी जब इन्होंने राइट्स दे दिया था कोको कोला को, तो ये दूसरे देश में जा कर के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए इस ट्रेडमार्क को रजिस्टर करना चाहते थे। तो अल्टीमेटली जो है कोको कोला के फेवर में ये केस गया और इसको हम लोग बोल सकते हैं ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट, जो कि बिस्लरी ने किया। ठीक है, और ये ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट जो है ट्रेडमार्क सेक्शन के किस में आएगा? तो सेक्शन 29 में आएगा। ट्रेडमार्क एक्ट 2002 सेक्शन 29 के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो ये था टोटल ट्रेडमार्क से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स। नेक्स्ट जो है हम लोग इंडस्ट्रियल डिज़ाइन जो है उसको कवर करेंगे। उसके बाद से नेक्स्ट जो GI टैग, GI जोग्राफिकल इंडिकेशन, उसको कवर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय।